Hello everyone, welcome to our JEE Page JEET series. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ JEE Page JEET series वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के कॉन्सेप्ट ऑन 7। तो आपको पता ही है कि आज हम इस कॉन्सेप्ट ऑन 7 में करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए, बट हालांकि इसे जेईई मेन से हटा लिया गया है, जो कि है अपना रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो यस, बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन डू इट टुगेदर। तो ये रहा आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक, जो कि है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो इसके नाम से ही लग रहा होगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इंटरमीडिएट। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स किसी के बीच की वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? तो बस उसी तरह का यहाँ पे इसका जो थ्योरम है ना, वो यही कह रहा है, इसकी मीनिंग यही है। दैट मीन्स सिंपल तरीके से ये समझो कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, लेट अस अज्यूम कोई भी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, डन। अब उसको हमने अगर प्लॉट किया, तो अगर मान लो कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है इट बिटवीन सर्टेन इंटरवल, करेक्ट? तो दैट मीन्स लेट अस अज्यूम मैंने ए से बी के बीच में कोई भी एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है जो कि कंटिन्यूअस है। तो आप कैसे भी चाहे तो बना सकते हो, बट एक चीज बस ध्यान रखना है यहाँ कि ये एफ ए की जो वैल्यू है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। यही बोला जा रहा है। देखो, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरवल ए टू बी, कंटिन्यूअस है ना, हर जगह हमें कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइंड मिल रही है और कहीं भी लिफ्ट नहीं करना पड़ा हैंड। एंड दिस एफ ए एंड एफ बी की ये जो पॉइंट है, ये आपको एफ ए वैल्यू दे रहा, और ये जो पॉइंट है ये आपको एफ बी वैल्यू दे रहा है। किस पॉइंट पे? बी पे, और ये ए पे। डन। तो यहाँ पे बोल दिया गया है एफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू एफ बी। दैट मीन्स अगर ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टर्म है वो ये है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तो इस पे बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है? अगर ऐसी सिचुएशन है हमारे पास, तो हम बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं कि इस एफ ए से एफ बी के बीच में, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगी तो क्या होगा? ए कॉमा एफ ऑफ ए, राइट? यही कोऑर्डिनेट होगा। और इस पॉइंट का बी कॉमा एफ ऑफ बी, डन। यही होता है ना? तो अगर मैं बोलूं कि इस एफ ए से एफ बी के बीच में, दैट मीन्स जो वैल्यू ले रहा है अपने पास, इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट, लेट अस अज्यूम मैं बोल रही हूँ सी है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट सी आपको दिखाया, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सी किसको बिलोंग कर रहा है? एफ ए एंड कॉमा एफ बी को। दैट मीन्स एफ ए से एफ बी के बीच में ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि यहीं पे हो, ये सी कहीं पे भी लाई कर सकता है, बट इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। डन। सो दिस इज दिस स्टेटमेंट, करेक्ट? अगर हम कोई भी सी पॉइंट एफ ए एफ बी के बीच में लेते हैं, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एक x का पॉइंट ऐसा जहां पे हमें इसकी वैल्यू मिल रही है, और ये जो x पॉइंट होगा, लेट अस अज्यूम ये x नॉट पॉइंट है, तो x नॉट पक्के से हमारे a b के बीच में ही लाई करेगा। इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। देख लो, एटलीस्ट वन एक्स नॉट तो हमें जरूर से मिलेगा ही, सो दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बी, जिसके लिए हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू नथिंग बट सी। तो अगर मैं इस पॉइंट को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे लिख सकती हूँ एक्स नॉट कॉमा सी, राइट? इसका मतलब क्या हो गया? दैट सी इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स नॉट। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? इसको फिर से एक बार समझते हैं। क्या कहने का मतलब है? अगर कोई भी फंक्शन अपना किसी भी गिवन पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो उस कंटिन्यूअस फंक्शन के बीच में, दैट मीन्स फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे जो जो वैल्यूज हो रही है, हम उनमें से एक वैल्यू लेंगे, बशर्ते कि फर्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो, राइट? ऐसा नहीं कि वापस सेम हो जाए, नहीं। इसी से हम आगे जब बढ़ेंगे तो रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का भी मीनिंग समझेंगे। इसलिए दिस टॉपिक इज दिस, जो ये फंडा है यहाँ पे इस मीन वैल्यू थ्योरम में से पहला जो टॉपिक है अपना इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हमें अच्छे से समझना होगा, ठीक है? तो इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं पहले। इसका क्या मतलब है कि एफ ए से एफ बी के बीच में कोई भी अगर हम वैल्यू उठा ले, जबकि एफ ए एफ बी बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इस ग्राफ में से, इस कर्व में से ही कोई पॉइंट होगा,
तो ऐसा एक ना एक पॉइंट जरूर होगा जिस पे अगर हम चेक करें तो हमें x0 जो मिलने वाला है, दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट में मिल रही है ऑफ कोर्स वो पॉइंट इन दोनों के बीच में से ही होगा। ऑफ कोर्स ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं। कोई भी अगर मैं फंक्शन ड्रॉ करती हूँ कहीं से भी कहीं तक, लेट अस अज्यूम यहीं से मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये ध्यान रखना कि कभी भी एक पॉइंट पे हमें दो वैल्यू नहीं मिल सकती, इसलिए ग्राफ हमेशा वैसे ही प्लॉट करना। तो अगर ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो अब अगर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये एफ ए की वैल्यू है, ये एफ बी की वैल्यू है, तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट आप कहीं पे भी उठा सकते हो। ये वाला पॉइंट भी उठा सकते हो, कहाँ पे वैल्यू है हमें 0 पे, तो 0 भी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, ए से बी के बीच में ही ना। ऐसा तो नहीं होगा ए से बी के बीच में अगर कोई पॉइंट आप लोगे, लेट अस अज्यूम मैं इस साइड एक पॉइंट ले रही हूँ जो कि है अपना x1, तो क्या x1 पे हमें कोई फंक्शन की वैल्यू मिल रही है? नहीं, राइट। सो दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच का अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो x0 होगा, कोई x वैल्यू होगी, वो इस इंटरवल के बीच में ही लाई करेगी, और वो इंटरवल वही होगा जिसमें वो फंक्शन डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, करेक्ट। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। गॉट इट। तो अगर ये समझ गया हो तो चलो अब चलते हैं रोल्स थ्योरम की तरफ। तो चलो अब बात करते हैं रोल्स थ्योरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जब हम बात करेंगे अब एडवांस की, तो ठीक है, क्योंकि आपके इसमें से तो हटा लिया गया है जेई मेंस में, बट जेई एडवांस में अभी भी मौजूद है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझो। और इनफैक्ट समझने के लिए बस आपको अगर डिफरेंशिएशन समझ में आ गई है अच्छे से बात, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर समझ चुके हो, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, और समझोगे तभी आप आगे के चैप्टर्स में ना आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, ठीक है। तो नथिंग जस्ट ज़्यादा ऐसा कुछ है टफ है जो कि अच्छा हुआ हटा लिया ऐसा फील करने की ज़रूरत थी आपको। बहुत सिंपल सा छोटा सा ही टॉपिक था, बस उसके मीनिंग को समझने की देर थी, ठीक है। तो चलो आज इसकी मीनिंग को समझते हैं। क्या है यहाँ पे, अगर कोई भी अपना एक फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, समझ में आई रही होगी बात की, अगर f को हम बोल रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका मतलब कोई भी रियल वैल्यू ही लेगा वो, ऐसा नहीं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे यहाँ, ठीक है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे अगर होता है और उसको हमने डिफाइन किया है एक पर्टिकुलर इंटरवल a to b में, ठीक है। ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ क्लोज ब्रैकेट दे रही हूँ इसका मतलब ए बी को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर हमारे पास डिफाइंड है एक इंटरवल, उस इंटरवल में अपना फंक्शन जो है रियली वैल्यूड को डिफाइंड करता है, दैट मीन्स रियल इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट भी हमें रियल दे रहा है, ठीक है, डन। तो अगर हमारे पास 3 कंडीशन फुलफिल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जब हम रोल्स थ्योरम की बात करते हैं तो 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है। जब हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे तो वहां पे 2 कंडीशन होंगे, राइट। तो ये 3 और 2 कंडीशन का ही पूरा लॉजिक है यहाँ। तो अगर रोल्स थ्योरम में अपने 3 कंडीशन जस्टिफाई होते हैं, फुलफिल होते हैं, तो हम एक स्टेटमेंट देंगे। तो सबसे पहले उस कंडीशन को समझो। अगर कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है अपना ए से बी के बीच में डिफाइंड है, तो पहला कंडीशन, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन दैट क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। गॉट इट। क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स कोई भी फंक्शन आप उठा लो, ये क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए टू बी में। डन, ठीक है। क्लोज इंटरवल, अब तो पता है ना एंड पॉइंट्स पे हम कैसे चेक करते थे कंटिन्यूटी, करेक्ट। अगर एंड पॉइंट पे चेक करना है, दैट मीन्स ए पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू परफेक्ट RHL, और बी पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की दैट मस्ट बी इक्वल टू करेक्ट LHL एट बी। क्लियर। ये सब फंडा तो अच्छे से पता है आपको, लिमिट्स में ही पढ़ा होगा, फिर मैंने कंटिन्यूटी में भी बताया हुआ है, राइट। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो अगर फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल ए बी, दूसरा कंडीशन, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो इस क्लोज्ड एंड ओपन का ही सारा खेल है यहाँ, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, जो दूसरा कंडीशन है अपना, वो कहता है कि फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। अब कंटिन्यूस नहीं होता तो हम डिफरेंशियलिटी की तो बात ही नहीं करते, बट अगर वो थ्रू आउट कंटिन्यूस है तभी हम डिफरेंशियलिटी की बात करते हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन होल इंटायर इंटरवल एक्सेप्ट ए एंड बी। ए बी को छोड़ के, दैट मीन्स इस दोनों को हमने ओपन रखा है, तो ए बी पॉइंट को छोड़ के इसकी जगह, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन बहुत ही प्यारा सा है, वो कहता है कि एफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू एफ बी। इसका मतलब जो फंक्शन है, इस फंक्शन में जब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी की वैल्यू के,
डन। तो अगर ये 3 कंडीशन अपने सेटिस्फाई होते हैं तो अपने पास एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आता है और हम कहते हैं देन क्या होना चाहिए, एक सी जो कि बिलोंग करेगा इस पर्टिकुलर इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी में। गॉट इट। एक सी कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, रैंडम पॉइंट सी जो बिलोंग किस में करेगा, याद रखना ओपन इंटरवल ए बी, ना कि क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है। सच दैट कैसा होना चाहिए, सच दैट एफ डैश सी अगर हम निकालेंगे तो मस्ट बी नथिंग बट 0, वही है यहाँ। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही, उससे ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं बट एक पॉइंट तो होना ही होना है, इसलिए लिखा गया है देयर एग्जिस्ट। ये साइन तो अच्छे से पता है। एट लीस्ट 1 सी जो कि ए से बी के बीच में लाई करेगा ओपन इंटरवल में, फॉर विच एफ डैश सी इज नथिंग बट 0। क्लियर, समझ में आई बात? यस। तो ये था उसका मैथमेटिकल तरीका ध्यान रखने का, याद रखने का। अब चलो समझते हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को। तो यही है डेफिनेशन अपने पास। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना रोल्स थ्योरम मतलब 3 कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन? पहला, कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, एफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू एफ बी। तो ये 3 कंडीशन जैसे ही आपने याद करे उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट क्या होगा, एक पॉइंट सी जो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, जहां पे एफ डैश सी मस्ट बी नथिंग बट 0। क्लियर, डन। तो ये था अपना डेफिनेशन, इसको हमने समझा है। अब इसको ज्योमेट्रिकली समझेंगे। क्या मतलब है? दैट मीन्स कोई भी फंक्शन ए से बी में मुझे ड्रॉ करना है तो क्या करना है, ध्यान रखो, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डन। ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है, डन। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसका मतलब ध्यान है ना, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या क्या चेक करते हैं, सिंपल तरीके से फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। दूसरी बात, फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है उस पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर देना है, जैसे कि शार्प एज नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी नहीं, तो वो तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि कंटिन्यूअस पहले ही बोल चुके हैं। तीसरा कंडीशन क्या होता था, जहां पे भी फंक्शन में हम जब टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो उसका स्लोप 90 डिग्री, दैट मीन्स टेंजेंट की जो वैल्यू होती थी जब हम निकालते थे वहां पे, तो tan थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है किसी पॉइंट पे, दैट मीन्स मोर देन 1 टेंजेंट होते हैं, दैट मीन्स अगर किसी पॉइंट पे शार्प एज है इसका मतलब मोर देन 1 हमारे पास टेंजेंट है, तो वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स शार्प एज नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर ग्राफ में जब भी हम ड्रॉ करेंगे। दूसरी बात कि वहां पे हमारे पास कहीं पे भी ऐसा कर्व का नेचर नहीं होना चाहिए सो दैट जब हम वहां टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। करेक्ट, यही नहीं होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन, बिकॉज डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हम यहाँ लेंगे ही नहीं, तो ये 2 कंडीशन अपने ग्राफ में नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो दैट मीन्स अब, और एक और कंडीशन क्या था कि एफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू एफ बी, दैट मीन्स अगर लेट अस अज्यूम मैंने ए पॉइंट यहाँ रखा है, बी पॉइंट यहाँ रखा है, तो ये ध्यान रखना अगर मैंने यहाँ पे एफ ए चूज किया है तो ये कुल मिला के कैसे भी लेके जाओ वापस इसको इसी पॉइंट पे ही आना पड़ेगा। गॉट द आइडिया? दैट मीन्स सिंपल तरीके से हमने ये समझा कि अगर फंक्शन को हमें ड्रॉ करना है तो ये शार्प एज अगर मैं दे देती तो वो नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे सो मेनी नंबर्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की जा सकते हैं, तो ऐसा कर्व भी नहीं लेना है हमें, ऐसा भी कर्व नहीं लेना है सो दैट हमारे पास किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसमें ये परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो जाए, तो ऐसा पॉइंट भी नहीं लेना है। दैट मीन्स थ्रू आउट ये स्मूथ कर्व होना चाहिए, राइट। तो स्मूथ कर्व होने के लिए सिंपल तरीके से बस इतना समझ लो कि हम कहीं से भी उठा के आएंगे तो वापस यहीं आना होगा। आइदर आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो या तो लेट अस अज्यूम हमें सिर्फ इस तरह का सिंपल ग्राफ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा इसमें अलग तरीके का चाहिए, तो भाई अलग तरीके से भी बनाओ, तब भी ये यहीं पे आके रुकना चाहिए। गॉट इट? अगर मैं तीसरा डिफरेंट टाइप का ग्राफ बनाऊं जहां पे मैंने चलो नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी लिया है और नीचे लिया है, तो अगर मैं इस जगह से स्टार्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स ये पॉइंट अगर अपना ए है, ये पॉइंट एफ ए था, तो कुछ भी कर लो आपका घूम फिरा के ये जो पॉइंट है दैट मीन्स एंड पॉइंट जो है वो उसी पॉइंट पे ही आके रुकना चाहिए। दैट मीन्स हमें यहीं पे आके रुकना पड़ेगा और ये होगा अपना बी पॉइंट और ये होगा अपना एफ बी पॉइंट। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स कुछ भी कर लो आपका एफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू एफ बी, अगर ऐसा है तभी हम बोलेंगे कि रोल्स थ्योरम जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा और सेटिस्फाई करेगा। एक और कंडीशन ड्रॉ करती हूँ जो कि थोड़ा आप लोगों को अच्छा लगने वाला है।
लेट अस अज्यूम मैंने एक ऐसा कर्व, अगर मैं ऐसा भी ड्रॉ करूँ तब भी ध्यान रखना कि B यहाँ है, A यहाँ है, दैट मीन्स FA इज इक्वल टू यहाँ पे FB मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे ये सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं, पहली बात कंटिन्यूस, कहीं पे शार्प एज नहीं है, कहीं पे हमारा 90 डिग्री नहीं बन रहा है स्लोप अपने टेंजेंट का, इस जगह पे भी देख लो हर जगह कंटिन्यूस है, स्मूथ है, इस जगह पे भी कंटिन्यूस है, स्मूथ है, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ये डिसकंटिन्यूस है, ये मिला हुआ ग्राफ है, ओके। यहाँ पे भी दिख रहा है कि कंटिन्यूस है, स्मूथ है, हर जगह ग्राफ, कहीं शार्प एज भी नहीं है, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल भी है, डन। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो कम से कम एक सी जरूर होगा इस दोनों इंटरवल के बीच में, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए से बी के बीच में कोई भी पॉइंट सी हो सकता है कहीं पे भी, सच दैट अगर उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, एफ डैश सी का जो मतलब 0 है, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, जब भी हम एफ डैश सी बोलते हैं इक्वल्स टू 0, इसका मतलब सबसे सिंपल तरीके से समझो, अगर मैं कोई कांस्टेंट ड्रॉ करती हूँ, लेट अस अज्यूम ये 5 था पॉइंट अपना, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ y इक्वल्स टू नथिंग बट 5 है, करेक्ट, यही मतलब है। तो अगर मैं बोलूँ कि y डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सबको पता है कि 0 होता है, राइट। इसका मतलब कब हमें 0 मिला डिफरेंशिएशन, जबकि ये कांस्टेंट था, इसका मतलब जब ये जो ग्राफ बनाया था, दैट मीन्स जो भी हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है उसमें अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए, करेक्ट। तो दैट मीन्स जब भी हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलने वाला है टेंजेंट का स्लोप, दैट मीन्स यहाँ टेंजेंट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप अगर 180 डिग्री है या 0 डिग्री है, या तो हम बोले वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन के उस पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन होगा उसकी वैल्यू नथिंग बट करेक्ट 0 होगी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है ना, जहाँ पे जाके ये यहाँ रुका है और उसके बाद फिर अपना ये डिक्रीज होने लगा है फंक्शन, पहले तो फंक्शन इंक्रीज किया, उसके बाद इस पॉइंट पे रीच करते ही इसको डिक्रीज करना होगा। क्यों डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज हमें वापस उसी पॉइंट पे ही अचीव करनी है इक्वालिटी, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन का हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस फंक्शन पे, इस कर्व पे, उसका स्लोप कितना दिख रहा है 180 डिग्री, दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर अपना टेंजेंट है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, गॉट इट। जब भी टेंजेंट पैरेलल होता है तभी हम बोलते हैं दैट एफ डैश सी इज नथिंग बट 0 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, डन। तो इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, इस ग्राफ में भी हमें दिख रहा है कि ऐसे जलते हुए हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस जगह पे एफ डैश सी की वैल्यू नथिंग बट 0 होगी, व्हाई, बिकॉज दिस टेंजेंट इज नथिंग बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, गॉट इट। तो ये ध्यान रखना, दिस इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस रोल्स थ्योरम, गॉट इट। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी इस जगह पे लाई करेगा। तो हमें क्या दिख रहा है, सी बिलोंग्स टू ए बी, कब, जबकि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं कि ए से बी के बीच में फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू एफ बी। तो तीनों कंडीशन जब हमारे सेटिस्फाई हो रहे थे तो ऐसा यहाँ पे इन दोनों ही जगहों पे एक पॉइंट तो हमें मिल गया है जहाँ पे फंक्शन का जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 मिल रही है, ठीक। चलो अब इसके में देखो, इस कर्व में भी हमें क्या दिखा, एक ही ऐसा पॉइंट दिख रहा है, करेक्ट। तो ये पॉइंट भी अपना सी हो गया जहाँ पे हमें एफ डैश सी की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। आ जाते हैं इस कर्व में, इस कर्व में हमें क्या दिख रहा है, पहले जब यहाँ से यहाँ गए तो देखो एक बार हमने इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो जैसे ही इंक्रीज के बाद डिक्रीज आता है, टेंजेंट जैसे ही ड्रॉ करोगे आपको क्या दिख रहा है, एफ डैश, लेट अस अज्यूम ये C1 है, तो यहाँ पे एफ डैश C1 की वैल्यू हमें कितनी मिली, नथिंग बट 0, ठीक है। F1 नहीं है ये, एफ डैश C1 है, ठीक है, डन। सिमिलरली यहाँ चेक करो, जैसे ही हमने यहाँ डिक्रीज करके फिर इंक्रीज किया, यहाँ पे भी हमें क्या दिखा, इस पॉइंट C2 पे भी हमें दिखा दैट फंक्शन की जो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन लेंगे इस पॉइंट पे वो नथिंग बट 0 है, बिकॉज टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ रहे हो बात को,
क्लियर है फंडा। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी पॉइंट पे अगर वो ऐसे कर्व होकर डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करता तब हम वैसे पॉइंट की बात करते हैं। अभी तक हमें ऐसा पॉइंट मिला नहीं था, बट इस केस में देखो मल्टीपल ऐसे पॉइंट हैं, दैट मीन्स नॉट ओनली वन पॉइंट बट सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। जस्ट सी अगेन इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, फिर से डिक्रीज कर रहा है। और ध्यान रखना मैं इसको फिर से एक बार डिफाइन करूंगी जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊंगी, वहां पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम में ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, फिर से ये पॉइंट हमें मिला जहां मान लो ये C3 है, C3 पे भी हमें f डैश C3 की वैल्यू कितनी मिल रही है, नथिंग बट 0। सिमिलरली जैसे ही डिक्रीज करके इंक्रीज किया, यहाँ पे भी लेट अस अज्यूम अगर ये C4 है तो C4 पे भी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ f डैश C4 की भी वैल्यू हमें मिल रही है, नथिंग बट 0। डन। सेम अगर मैं इस C5 की वैल्यू ले रही हूँ इस जगह पे, तब भी हमें क्या दिख रहा है, दैट f डैश C5 की वैल्यू भी जो है वो क्या है, 0। सिमिलरली जैसे डिक्रीज के बाद फिर से इंक्रीज आया है, तो अगर ये C6 है तो यहाँ पे भी हमें f डैश C6 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। इसका मतलब क्या समझ में आया, जब भी अपना टैंजेंट जो है किसी भी पॉइंट पे पैरेलल होता है एक्सिस एक्सिस के, तो इसका मतलब है कि उस जगह पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होती है। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ध्यान रखना रोल्स थ्योरम को हमें जब भी यहाँ चेक करना है या प्रूफ करना है या कंडीशंस देखने हैं तो तीनों कंडीशंस ही देखने पड़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि ऐसा कोई C बिलोंग करेगा उस इंटरवल में जहाँ पे f डैश की वैल्यू कितनी होगी, 0। करेक्ट, तो पहला कंडीशन कंटिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर इक्वालिटी। तो पहले कंडीशन में ध्यान रखना क्लोज इंटरवल लेते हैं, दूसरे कंडीशन में ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, और तीसरे कंडीशन में FA दैट मीन्स एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू FA इक्वल्स टू FB चेक करते हैं। ये होता है तो हम बोलते हैं कि एटलीस्ट एक पॉइंट C तो जरूर होगा उस ओपन इंटरवल AB के बीच में जहाँ पे फंक्शन अपना क्या होगा, वैल्यू देगा 0 जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑन दिस रोल्स थ्योरम और उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो जाएंगे। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE में 2004 में, तो अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो इसको क्या करना है, इफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, x टू द पावर अल्फा इंटू लॉग x, डन, एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, फाइन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल इज व्हाट। तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, जबकि बोल दिया गया है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अपना रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है इस पर्टिकुलर इंटरवल 0 to 1 में। ठीक है, ये है अपने पास कंडीशन। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के पहले एक आपको वापस रिकैप दे दे रही हूँ कि हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि कौन कौन से फंक्शन जो है ना थ्रू आउट क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एंड थ्रू आउट डिफरेंशिएबल। तो उसमें से क्या आता है, कांस्टेंट फंक्शन। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो मत भूलना, कांस्टेंट फंक्शन हो गए। उसके बाद हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होता है। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन थ्रू आउट क्या होता है, कंटिन्यूअस। लॉगरिथमिक फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होता है। करेक्ट, तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा हमें क्या बोला गया है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, दैट मीन्स x इक्वल टू एंड ग्रेटर देन हमारे पास 0 हो रही है वैल्यू, और यहाँ पे बोल दिया गया है f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। ठीक है, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 बोल दी गई है, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू इस तरह से है। इसका मतलब 0 पॉइंट को अगर छोड़ दे तो ग्रेटर देन 0 में फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस। तो log x की जो वैल्यू होती है जब x ग्रेटर देन 0 होता है तभी हम डिफाइन करते हैं, याद है ना ग्राफ। ठीक है, तो कोरिलेट करने की कोशिश करो, हम log x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना। तो ये log x का ग्राफ होता है और हमें पता है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन हम 0 बोलते हैं, राइट। इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो नेगेटिव साइड नहीं होता, 0 पे भी नहीं होता, इसलिए फंक्शन की वैल्यू पहले से डिफाइन कर दी गई है f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। डन, क्लियर है, चलो फाइन। दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन जो है अपने डोमेन में क्या है, log x है, इसका मतलब करेक्ट अपना कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। डन, और यहाँ पे देखो उसके साथ जो अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा थ्रू आउट। डन, तो कोई चक्कर ही नहीं है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की यहाँ पे, है ना। याद है ना थ्योरम भी, कंटिन्यूटी में क्या होता है कि अगर दो फंक्शन है अपने f(x) एंड g(x), अगर दोनों ही कंटिन्यूअस है अपने अपने डोमेन में तो उन दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा उसमें फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, उन दोनों का प्रोडक्ट।
करेक्ट, जो भी अलजेब्रा ले लो। सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी के केस में हमने क्या देखा था, अगर दो फंक्शन अलग अलग से जो है वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है तभी डिफरेंशिएबल है, तो अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो हम क्या बोलते हैं, दोनों का प्रोडक्ट भी जो है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, तो वही थ्योरम लगा देंगे यहाँ, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है, करेक्ट। तो यहाँ से हमें ये भंडा समझ में आ गया कि अगर फंक्शन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो इसका मतलब कि फंक्शन दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स मस्ट बी व्हाट, मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन विच इंटरवल, 0 से 1 के बीच में, राइट, ये समझ में आ गया। एंड दूसरा कंडीशन हम क्या बोलेंगे, दैट एफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल कहाँ, ऑन दिस ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। एंड तीसरा कंडीशन हम क्या बोलेंगे, दैट एफ जीरो मस्ट बी नथिंग बट एफ ऑफ 1, इसकी इक्वल होना चाहिए, राइट। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी हम बोलेंगे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, और यहाँ बोल दिया गया है रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, इसका मतलब अब हमें इन तीनों में से जो भी कंडीशन यूज करके इस अल्फा की वैल्यू निकल सकती है हम कर लेंगे वो काम, ठीक है। तो जब 1 हम रखेंगे, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 से जनरली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट हालांकि आईडी का क्वेश्चन है तो डाउट, बट फिर भी चेक करके देख लो। अगर एफ ऑफ 0 रखोगे तो सिंपल तरीके से 0 वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, तो भाई वहां पे तो ऑलरेडी देखो log 1 जैसे रखोगे तो 0 ही तो वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या दिखा, 0 इक्वल्स टू 0 तो ठीक है, बट अल्फा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, डन। तो यहाँ से बात नहीं बना तो इसको छोड़ दो। डिफरेंशियबिलिटी से भी ज्यादा बात कुछ नहीं बनेगी हमें, क्योंकि एलएचडी आरएलडी करते रहोगे किसी पॉइंट पे तो समझ में नहीं आने वाला। सिंपल तरीके से अगर हम पहले कंडीशन पे चले जो कि है कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से हमारी बात बन जाएगी, क्या बोला गया है, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से हमें ये समझ में आ रही है बात कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू मस्ट बी नथिंग बट लिमिट परफेक्ट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब RHL एट 0 की वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो कि है 0। डन। तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जैसे यहाँ फंक्शन लिखा दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x टू द पावर अल्फा log ऑफ x, करेक्ट, एंड दैट मस्ट बी व्हाट, नथिंग बट 0 बिकॉज एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है यहाँ, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचो जरा, x टेंड्स टू 0 प्लस, अब यहाँ तो सिर्फ लिमिट का क्वेश्चन है ये, तो अगर हम ट्राई करें यहाँ log x अपॉन x टू द पावर, अगर मुझे नीचे लिखना है तो x टू द पावर माइनस अल्फा लिख सकते हो, राइट, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। तो यहाँ पे देखो तो आपके पास log x दैट मीन्स ये टेंडिंग्स टू पावर देख सकते हो, जब 0 प्लस करें दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी, डन। और यहाँ पे x टू द पावर माइनस अल्फा, इसका मतलब नथिंग बट 1 अपॉन x टू द पावर अल्फा बोल सकती हूँ, एंड 1 अपॉन x टू द पावर अल्फा जो होगा, x की वैल्यू जगह 0 रखोगे तो 1/0 का फॉर्म, उसका मतलब वो भी क्या हो गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, और जब भी अपने पास 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म होता है तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो चलो यहाँ लॉपिटल रूल लगा ले। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ जैसे ही लॉपिटल रूल लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1/x, और यहाँ अगर लगाओगे तो माइनस अल्फा इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस 1, है ना, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 होता है, एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 0 है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, इसके बाद लिखूँ मैं यहाँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ क्या था 1 अपॉन एक्स, तो चलो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन, माइनस ले लेती हूँ ऊपर, 1 अपॉन x। अब यहाँ पे अपने पास अल्फा भी है और यहाँ क्या है, x टू द पावर माइनस अल्फा माइनस 1, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो क्या लिख सकती हूँ, x टू द पावर अल्फा प्लस 1 लिख सकती हो ना, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हुआ और यहाँ माइनस, अब ये क्या है, क्या मैं लिख सकती हूँ इसे, x टू द पावर अल्फा इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू अल्फा, बिल्कुल लिखा जा सकता है, एंड दैट इक्वल्स टू 0। नाउ दिस x गेट्स कैंसल्ड आउट, सो फ्रॉम हियर हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है, -1/अल्फा, तो चलो हम बाहर ले सकते हैं, तो -1/अल्फा, बिकॉज यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 हुआ, ये हो गया x टू द पावर अल्फा इक्वल्स टू नथिंग बट 0। तो अपने पास ये जो यहाँ पे फाइनल टर्म आ रहा है, इससे क्या हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बोलोगे 0 टेंड्स कर रहा है 0 प्लस, तो यहाँ पे तो कोई सीन ही नहीं है, तो 0 ही होगा, बट जस्ट थिंक कि अगर हमारे पास
अल्फा की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस अल्फा को अंदर ही रखूं और आप यहाँ समझने की कोशिश करो, लेट अस अस्यूम माइनस मैंने बाहर निकाला है, ठीक है, और इस अल्फा को मैंने अंदर ही रहने दिया है, सो दैट समझ में आ जाए यहाँ पे बात की अल्फा की हम बारे में बात कर रहे हैं, माइनस साइन है यहाँ। तो अगर अल्फा अननोन है तो अल्फा को अगर हमने यहाँ रहने दिया तो लेट अस अज्यूम अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 चूज करती हूँ, बिकॉज यहाँ बोला गया ना कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अगर 0 चूज करते हैं तो चलो ऊपर तो चलो ये 0 टू द पावर 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फा अगर 0 हो गया इसका मतलब समथिंग बाय 0, एग्जैक्ट 0 है ये, ठीक है, समथिंग बाय 0 इज नथिंग बट अनडिफाइंड, बट इसकी वैल्यू तो 0 बोली जा रही है। इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया ना कि अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, ओके फाइन। x टेंस टू 0 प्लस है। अब ये मुझे बताओ कि 0 तो चलो हटा दिया हमने, तो अगर जैसे ही 0 हटा दिया दैट मीन्स अल्फा को अब मैं बाहर ले सकती हूँ एज अ कांस्टेंट। अब यहाँ जो x टू द पावर अल्फा बैठा हुआ है उस केस में अल्फा की और कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, टेल मी। अगर मैं x की कोई भी अल्फा की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लूँ, लेट अस अस्यूम -1 ले लूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1, उसका मतलब 1/x। जैसे ही मैं माइनस में लूंगी अल्फा की वैल्यू जो कि यहाँ गिवन है -1 -2, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लेती हूँ दैट मीन्स 1/x का टर्म आएगा, x का या x स्क्वायर का, इस तरह के टर्म आएंगे। इसका मतलब वहाँ पे फिर से वो अनडिफाइंड वाला टर्म हो जाएगा जहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 0। तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हम लेस देन 0 भी नहीं ले सकते। जब ये दोनों अपने यहाँ से हट गए कंडीशन, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अल्फा की कोई भी वैल्यू हम लेंगे जो कि ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो यहाँ हमें आसानी से दिख रहा है दैट दिस इज नथिंग बट 1/2, सो द आंसर मस्ट बी 1/2। गॉट इट? सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन अगर समझ चुके हो और सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे आप तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो चलो देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन, और ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 36। देख लो, ये भी रोल्स थ्योरम पे है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मेन ऑनलाइन 2015 में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन f of x equals to 2x cube plus bx square plus cx, जहाँ x बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, at the point x equals to 1/2, then 2b plus c is equal to what? That means equals to what? ये ऑप्शंस अपने पास गिवन है। क्या करोगे? सबसे पहले इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि आइदर ये ऐसा हमारे पास रिलेशन मिलना चाहिए या तो फिर b और c की वैल्यू निकालनी है और फिर हमें बताना है क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना, फंक्शन की वैल्यू क्या बोली गई है और ये बता दी गई है कि हमारे पास रोल्स थ्योरम होल्ड करता है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इन द गिवन इंटरवल एट द पॉइंट दिस, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये समझ में आ गई है बात कि फंक्शन जो है इसके लिए हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे ही फंक्शन के लिए हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं तो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूस होना चाहिए इन द गिवन इंटरवल, और हमें दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, और ये इंटरवल बोला गया है तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं है, हम आराम से बोल सकते हैं हाँ ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो है। डन। तो अब हम यहाँ से हमें जो b और c के बीच में रिलेशन चाहिए, सबसे पहले क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि हमारे पास f ऑफ -1 की वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू f ऑफ 1, राइट, होगी ना। तो चलो यहाँ पे जैसे ही मैं अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं तो हम आसानी से ये बोल सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ से बोलूँगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू दैट मीन्स f ऑफ, यहाँ पे जैसे ही रखा तो यहाँ पे अब आप फटाफट से वैल्यू बस रखते जाओ और लिख दो वैल्यू। तो 2 इंटू -1 का क्यूब दैट मीन्स -2 एंड देन दिस विल बी नथिंग बट b, क्योंकि -1 का स्क्वायर इज +1 ओनली, एंड देन -c एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, जब 1 रखोगे तो 2 + b + c, तो b भी यहाँ से कैंसिल हो गया। सो फ्रॉम हियर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2c की वैल्यू आ गई -4, दैट मीन्स c की वैल्यू आ गई है -2। तो हमने एक वैल्यू जो है c की वो निकाल ली -2। डन। अब बस b की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगर हमने ये काम किया है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन होल्ड करता है फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन जहाँ x बिलोंग करता है इस पे, एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 1/2, ये क्यों गिवन है, x इक्वल्स टू 1/2 पे अपना ही जो फंक्शन है रोल्स थ्योरम होल्ड करता है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा,
करेक्ट। और साथ ही साथ अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं तो होल्ड करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे अगर मैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले रही हूं तो मुझे कितनी मिलनी चाहिए, 0, बिकॉज यही वो सी पॉइंट है जिस पे हम बोलते थे कि किसी भी फंक्शन के लिए अगर तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं रोल्स थ्योरम के तो एक पॉइंट पर्टिकुलर सी जरूर होगा जहां पे जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो 0 मिलनी चाहिए वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश 1/2 की वैल्यू मस्ट बी नथिंग बट 0। सो फ्रॉम हियर टेल मी क्या वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले आप मुझे बता दो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज नथिंग बट 6x² प्लस 2bx, ठीक है, प्लस नथिंग बट c। सो फ्रॉम हियर 1/2 रखोगे तो 6/4 प्लस 2b इंटू 1/2 प्लस c, दैट मस्ट बी नथिंग बट 0। सो फ्रॉम हियर ये 3/2 हो गया प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस c माइनस दिस इज माइनस c माइनस 3/2, माइनस c की वैल्यू रख दो, दैट मीन दिस इज नथिंग बट 2 माइनस 3/2, तो कायदे से कितनी आ गई 1/2, राइट, यस 1/2। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई है 1/2। तो हमने अब क्या करना है, बस हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है, दोनों को पुट कर लो। सो देयरफॉर 2b प्लस c की वैल्यू इज नथिंग बट हम क्या बोल सकते हैं, इस 2 पे रखोगे तो 2 इंटू 1/2 माइनस यहाँ पे है 2। सो हमारे पास वैल्यू मिली है कितनी, 1 माइनस 2 इज नथिंग बट -1। सो द आंसर इज -1। कौन सा ऑप्शन होगा, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब भी हमारे पास बोला जा रहा है रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है, इंटरवल बोल दिया गया, दैट मीन्स उसमें वो सारे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी और साथ ही साथ जो पॉइंट्स के एंड पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। बट एट अगर किसी पॉइंट पे बोला गया है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 1/2, इसका मतलब है एफ डैश सी में c की वैल्यू है दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो गिवन होगी। सो 1/2 इज हियर दैट c, और उस पर हम जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो वहीं से हमारे पास कंडीशन मिल गए, तो दोनों कंडीशन मिला, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो चलो देखिएगा और अच्छा सा क्वेश्चन। अब ये रहा अपना पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, हालांकि अब जेईई मेन से हट गया है बट क्वेश्चन काफी अच्छा है तो इसलिए ध्यान देना। इसी को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके आपके एडवांस लेवल में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस, सबसे पहले ध्यान देना वर्ड्स पे, ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन तक हम जा सकते हैं। दैट मीन्स अगर वाई डैश किया है तो वाई डबल डैश भी कर सकते हैं, एफ डैश एक्स किया है तो एफ डबल डैश एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में आ जाएंगी, यहाँ से ये चीज समझ में आ गई कि अगर एफ डैश निकाल सकते हैं इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी है, ठीक है ना, तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर एफ डैश डबल डैश निकालते हैं इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है जिसका हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, डन। उसके बाद क्या बोला गया है, कहाँ से कहाँ तक में, R to R में, रियल नंबर टू रियल नंबर विथ हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है, f(0) की वैल्यू, f(1) की वैल्यू, f(0) की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो इन सब में आप चेक करके देखो तो ये चीज तो समझ में आ गई कि f डबल डैश एक्स की वैल्यू हमें चेक करनी है इस पर्टिकुलर इंटरवल में 0 से 1 के बीच में, राइट, और यहाँ f डबल डैश 0 की वैल्यू हमें चेक करनी है, करेक्ट। तो सबसे पहले जो जो कंडीशंस हमारे पास गिवन है हम वो लिख लेते हैं। फंक्शन अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि एफ एक्स जो है इस, अगर हम इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें तो मैं इसी इंटरवल को उठाऊंगी, इज कंटिन्यूस, किसमें, इन 0 to 1 में बोल सकती हूँ, बिकॉज R to R में डिफाइंड है तो मुझे यहाँ पे भाई जिस इंटरवल से काम है मैं उसी को लूंगी। साथ ही साथ मैं ये भी बोल सकती हूँ कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, किसमें, इन पर्टिकुलर ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 to 1, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूँ f(0) इक्वल्स टू f(1) तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो गिवन ही अपने पास कंडीशन एंड उसकी वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस जो है वो क्या बता रहे हैं हमें, कि तीनों कंडीशन बोल रहा है कि ये हमारा रोल्स थ्योरम आराम से अप्लाई किया जा सकता है, एप्लीकेबल है इस पर्टिकुलर केस में,
राइट तो रोल्स थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो हम क्या बोलेंगे, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट एक कोई भी सी, राइट तो हम क्या बोलेंगे, सी शुड बिलोंग टू व्हाट, दिस ओपन इंटरवल 0 to 1 सच दैट हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0, राइट ये हम बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ से एक कंडीशन मिल गया है। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि जो फंक्शन है वो 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एफ डैश एक्स भी कंटिन्यूस है, करेक्ट, थ्रू आउट, बिकॉज आर टू आर में बोला गया है, बट हमें क्या चाहिए, ये पर्टिकुलर इंटरवल चाहिए, तो हम 0 से 1 में ले लेंगे, ठीक है। एंड हम ये भी बोल सकते हैं डेट एफ डैश एक्स जो है इज डिफरेंशिएबल इन कौन से इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 to 1, बिकॉज यहाँ गिवन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल भी हो गया। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है, यहाँ देखो एफ डैश 0 है, दैट मीन्स हमने अभी बात करी है एफ डैश एक्स के बारे में, तो एफ डैश 0 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 0, और यही तो वैल्यू एफ डैश सी की भी है। तो क्या मैं यहाँ से इज इक्वल्स टू एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 बोल सकती हूँ, बिल्कुल। और ध्यान से अगर देखो तो ये भी क्या है, 3 कंडीशंस ऑफ दिस रोल्स थ्योरम है या नहीं है, बिल्कुल है, समझ रहे हो बात को। तो अगर 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम फिर से अपना यहाँ पे प्रूव होता है तो हम क्या बोलेंगे, देन यहाँ से भी हम बोल सकते हैं देयर मस्ट एग्जिस्ट एक कोई भी पॉइंट, लेट अस अज्यूम यहाँ डी की मैं बात कर रही हूँ, जो किस में बिलोंग करना चाहिए, 0 से सी के बीच में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, हमारे पास जो एंड पॉइंट है अब 1 नहीं होके यहाँ सी दिख रहा है, ठीक है, तो 0 से सी के बीच में, और ये जो सी पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, अपने 0 से 1 के बीच में ही है, तो दैट मीन्स आराम से मैं यहाँ ले सकती हूँ। तो हमारे पास 0 से सी यहाँ पे के बीच में कोई भी एक पॉइंट डी जरूर होगा, जिस पे हम क्या बोलेंगे, सच दैट एफ डैश डबल डैश डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। गॉट इट, क्लियर हुआ फंडा, यस। तो अब बोलो यहाँ पे कि अगर मैं ये वाला कंडीशन आपसे पूछूं एफ डबल डैश 0 की वैल्यू 0, तो क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, दिख रहा है एफ डबल डैश 0 नहीं बल्कि डी लेना होगा हमें, राइट, दैट मीन्स ये कंडीशन गलत हो गया, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करके आपको समझाना चाहूंगी, तभी आप ऑप्शन करेक्ट मार्क कर पाओगे। यहाँ से हमारे पास क्या समझ में आया, एक बात ध्यान रखना, डी किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से सी के बीच में, ठीक है। एंड ये 0 से जो सी है ये क्या सबसेट नहीं है 0 से 1 के बीच का, बिकॉज सी कहाँ है, सी बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में। तो ऑफ कोर्स अगर सी 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, दैट मीन्स इस तरह से कुछ समझ लो कि ये पॉइंट अपना 0 है, ये 1 है। पहले हमने क्या किया, डी बोला 0 से सी के बीच में और सी बोला है 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब सी कहीं यहाँ है और डी कहीं यहाँ है। क्या दिख रहा है, अगर अपना डी पॉइंट जो है 0 से सी के बीच में लाई करता है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि डी पॉइंट 0 से 1 के बीच में लाई कर सकता है, बिल्कुल बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट डी बिलोंग्स टू नथिंग बट 0 to 1। जैसे ही हमने ये बात की, अब सारे कंफ्यूजन्स मिट गए होंगे। अब यहाँ क्या बोला गया है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू 0 so 1, 0 से 1 के बीच में, एंड दिस इज exactly correct statement. So this will be your correct option. देख लो सेकंड स्टेटमेंट, f double dash x equals to 0 at every point. No, it's not every point. Some point हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ d at least 1 बोला है, that means more than 1 भी हो सकते हैं, but not at all the point. करेक्ट, तो at all the point होने का मतलब होता कि वो constant function होता है ना, तो वहां तो ऐसा कुछ कंडीशन दिख नहीं रहा है, तो एवरी पॉइंट से, दैट्स वाई ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, ये तो हमने पहले ही खारिज कर दिया था। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है, एफ डबल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, एक पॉइंट पे तो कम से कम हमें मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इसका मतलब पहला ही स्टेटमेंट है, दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन। तो चलो अब चलते हैं लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ। तो ये जो लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम है, इसको समटाइम्स देखोगे कि सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है, ठीक है। तो या तो आप इसे एमवीटी सिर्फ बोल सकते हो,
या तो फिर आप इसे LMVT भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में, तो कुछ भी यूज कर सकते हो, या तो पूरा बोलो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। तो ये रोलेस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, जो हमने रोलेस मतलब बहुत बच्चे रोलेस बोलते हैं, बचपन में मैं भी बोला करती थी, ये एक्चुअल में रोल्स थ्योरम है। तो जो रोल्स थ्योरम है ना, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है अपना ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, सिंपल जो हमने 3 कंडीशन पढ़े थे ना रोल्स थ्योरम में, वहां की बस पहले 2 कंडीशन पकड़ लो आप, ठीक है। दैट मीन्स कंटिन्यूस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल ए बी, दूसरा अपना डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो पहले 2 कंडीशन अगर हमने पकड़ लिए, और पहला वैसे ही एज इट इज की फंक्शन अपना रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सिंपल है, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर यहाँ ये सिर्फ 2 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, जो तीसरा कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना है या है वो हम अभी समझ लेंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन था क्या वैसे, FA इक्वल्स टू FB, है ना। तो यहाँ पे देखोगे कि कैसे अगर FA इक्वल्स टू FB हो जाएगा, तब भी ये जो यहाँ सिचुएशन बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि एक्सटेंशन क्यों बोला जाता है रोल्स थ्योरम को, लैग्रेंजेस का मतलब सॉरी लैग्रेंजेस को रोल्स का एक्सटेंशन बोला जाता है, राइट। तो अब देखो 2 कंडीशन अगर हमारे सेटिस्फाई होते हैं तो हम बोलते हैं कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 C, जैसे वहां पे एग्जिस्ट करता था एटलीस्ट 1 C, सिमिलरली यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 C मस्ट एग्जिस्ट इन द क्लोज्ड इंटरवल, नहीं बल्कि ओपन इंटरवल ए बी। सेम तरीके से जैसे हमने वहां डिफाइन किया था रोल्स थ्योरम में कि C जो होगा वो ओपन इंटरवल ए बी में होगा, यहाँ पे भी वैसे ही है, C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ कैसा होना चाहिए, वहां था f' इक्वल्स टू 0, बट यहाँ क्या होगा, f' की जो वैल्यू होगी वो FB माइनस FA अपॉन B माइनस A होगी। गॉट इट। आप खुद यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर इफ अपना f ऑफ A इज इक्वल टू f ऑफ B हो जाएगा, देन हमारे पास f' की वैल्यू बता दो कितनी होगी, FB माइनस FA, जैसे ही करोगे तो 0, B माइनस A ऑफकोर्स 0 नहीं है, नहीं तो 0/0 हो जाता फॉर्म, बट ये क्या हो जाएगा, B माइनस A की तो समथिंग वैल्यू है, बिकॉज ये इंटरवल है, कोई एक पॉइंट तो हम ले नहीं रहे हैं, दैट मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B है हमेशा, इसका मतलब 0 बाय एनीथिंग इज 0 ओनली, इसका मतलब ये 0 हो रहा है। तो दिख रहा है ना एक्सटेंशन, आर यू गेटिंग दिस। दैट मीन्स जब इक्वल होगा तब भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम नहीं लगाई जा सकती, बट वो उसका पहला फॉर्म हो जाएगा जो कि है रोल्स थ्योरम का, ठीक है। तो हम जब रोल्स थ्योरम को ही एक्सटेंड करते हैं, और ऐसा केस में कभी अराइज होता है जहां हम पहुंचते हैं कि अपना जो फंक्शन है उस एंड पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है आपस में इक्वल नहीं है, जब डिफ्रेंशिएट कर रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उसको समझने के लिए जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसको समझने के लिए चलो हम देखते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और वहां से आपके पास फंडा हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। क्या है यहाँ हमारे पास सेम 2 कंडीशन लिख लिए हैं मैंने, कंटिन्यूस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट कोई भी C ओपन इंटरवल ए बी में, जहां पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को तो वैल्यू आनी चाहिए FB माइनस FA बाई B माइनस A। अगर याद होने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, एक ग्राफ चेक करो, क्या बोला गया है A से B के बीच में, लेट अस अज्यूम ये 2 पॉइंट मैंने लिए, FA इज नॉट इक्वल टू FB ले रहे हैं, दैट मीन्स अगर ये FA है तो लेट अस अज्यूम मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया है, ठीक है, FB का, डन। अब मुझे बताओ ये अगर FA पॉइंट है, ये FB पॉइंट है, दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो A, FA लिखूंगी और B, FB लिखूंगी। लेट अस अज्यूम इस पॉइंट को मैंने A मान लिया है, इस पॉइंट को मैंने B मान लिया है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं A से B के पॉइंट को यहाँ से आपस में मिला दूं, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है। तो ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करी है, इसका स्लोप क्या है। स्लोप निकालने के लिए यू ऑल नो दैट हमें क्या करना होता है, ये मैं लिखती हूँ परपेंडिकुलर बाय बेस, यही करना होता है। दैट मीन्स अगर मुझे स्लोप लिखना है, दैट मीन्स tan थीटा लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ से सबको पता है tan थीटा की वैल्यू मुझे लिखनी होगी इस पूरे डिस्टेंस को, अगर ये P है और ये B है तो आप बोलोगे P बाय B होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट, एकदम बेसिक से समझो। और P की वैल्यू दैट मीन्स ये जो डिफरेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, क्या मैं इसे FB माइनस FA लिख सकती हूँ, बिल्कुल। जैसे ये वाला पॉइंट FB है भाई और ये वाला पॉइंट FA है, तो क्या ये जो डिस्टेंस है वो P के बराबर नहीं है, बिल्कुल है।
एंड ये डिस्टेंस है क्या, एफ बी माइनस एफ ए। तो क्या मैं यहाँ एफ बी माइनस एफ ए लिख दूँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, है ना। डिवाइडेड बाय ये जो b है बेस, वो है क्या, यहाँ पे a है यहाँ b है, दैट दिस इज नथिंग बट b माइनस ए और नॉट। यस, ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है वो b माइनस ए ही तो है, और वही तो मैंने लिखा है यहाँ। इसका मतलब ये है क्या, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है आपको अच्छे से पता है, स्लोप। और इसका मतलब है कि इस कॉर्ड को मिलाने वाली जो लाइन मिल रही है, दैट मीन्स ये जो कॉर्ड है इस दोनों एंड पॉइंट पे जो हम मिला रहे हैं, तो इसका जो स्लोप है tan थीटा, और स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। बट यहाँ ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें नहीं दिख रहा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कंडीशन है वो ये बोल रहा है कि एक पॉइंट सी जरूर ऐसा होगा इस ए बी के बीच में जहां पे फंक्शन का जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप भी इसके बराबर होगा। स्लोप बराबर होगा आपस में, इसका क्या मतलब है, दो लाइन है, अगर दोनों के स्लोप इक्वल हैं इसका मतलब पैरेलल की बात करते हैं हम, इजंट इट। आप मुझे बताओ कि क्या मुझे ये पॉइंट ऐसा नहीं दिख रहा जहाँ पे, लेट अस अज्यूम ये एक पॉइंट C1 है, जहाँ पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये जो टैंजेंट है वो बिल्कुल पैरेलल टू दिस लाइन है। हालांकि ये दिख नहीं रहा आपको टैंजेंट पैरेलल की तरह, बट यू हैव टू अज्यूम हियर। चलो मैं वापस से इसको ड्रॉ करती हूँ। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये क्या दिख रहा है, ये एक पैरेलल लाइन दिख रहा है या नहीं। यस, इसका मतलब इस C1 पे जो हमें एफ डैश C1 की वैल्यू मिलेगी वो नथिंग बट इक्वल टू दिस tan थीटा ही होगी। स्लोप इक्वल है, देख लो ये थीटा थीटा जब पैरेलल लाइंस होते हैं तो इक्वल ही आ जाता है। अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया। सेम तरीके से अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूं, कलर चेंज करती हूँ, देन व्हाट यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हमें क्या मिल रही है, टैंजेंट का स्लोप बिल्कुल इक्वल दिख रहा है, दैट मीन्स पैरेलल दिख रहा है। दैट मीन्स हमारे पास ये पॉइंट भी ऐसा, एक ये पॉइंट ऐसा, एक ये पॉइंट, यहाँ पे भी जो अंदर पॉइंट होगा ये भी, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्लियर। चलो एक ग्राफ ऐसा बनाती हूँ जिसमें सिर्फ एक पॉइंट दिखे। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट A और यहाँ एफ ऑफ A है ये, और ये है अपना एफ ऑफ B, तो यहाँ अगर आप इन दोनों को मैच कर दो तो क्या कोई भी ऐसा पॉइंट दिख रहा है आपको जहाँ पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूँ तो इसके पैरेलल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब यही है कि ये जो पॉइंट हमें मिला C वो इस A और B के बीच में लाई करता हुआ मिलेगा, और जब भी हम यहाँ पे एफ डैश C की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर स्लोप के बराबर, दैट मीन्स एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर। क्लियर। तो सेम तरीके से जैसे आपने इस ग्राफ को समझाया कि यहाँ मल्टीपल ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं, यहाँ सिर्फ सिंगल ऐसा पॉइंट मिला है, दैट मीन्स ये तो श्योर हो जाओ कि चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी तिकड़म लगा लो आप यहाँ पे, आपको कोई ना कोई, लेट अस अज्यूम आप चलो उल्टे डायरेक्शन का बनाते हैं हम, तो अगर मैंने ये पॉइंट A लिया, ये पॉइंट यहाँ पे B लिया, तो ये एफ बी है अगर, और ये अपना एफ ए है, ठीक है। कॉर्ड बनाओ, दैट मीन्स इन दोनों को मैच करूंगी। क्या कोई भी पॉइंट आपको ऐसा दिख रहा है जिसपे ये पैरेलल बन सकता है स्लोप टैंजेंट का, बिल्कुल है ना। यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना कि टैंजेंट मिल रहा है ऐसे, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमें दिख रहा है कि पैरेलल मिल रहे हैं टैंजेंट्स यहाँ पे। क्लियर। इसका मतलब ये भी वही पॉइंट है। तो अब C की वैल्यू कितनी होगी, जैसे इतने बराबर एफ बी माइनस एफ ए के डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। क्लियर है। तो समझ में आई बात। ध्यान रखना, रोल्स थ्योरम में हमारे पास 3 कंडीशन होते हैं, और हमारे पास लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम में 2 कंडीशन, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, एंड ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कोई ना कोई एक वैसा पॉइंट C जरूर होगा उस ए बी के बीच में जहाँ पे जब हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, दैट मीन्स और उस पर हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स एफ डैश C निकालेंगे, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए के। क्लियर। अंडरस्टूड। तो अगर ये सारा फंडा समझ गया तो चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 38, देख सकते हो लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है IIT JEE में 2003 में। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम चांस है कि बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन 0 to 1 क्लोज इंटरवल है, ठीक है, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू। जैसे ही नॉट एप्लीकेबल दिखा, इसका मतलब कि ऐसे कौन सा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको जिसमें जो 2 कंडीशंस है लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम के वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। यही मतलब है ना, नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही कंडीशन चेक करना है। पहला क्या है, हमें चेक करना है कंटिन्यूटी इन द क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन द
करेक्ट, ओपन इंटरवल 0 to 1। ये ध्यान रखना, इसी में सारा कुछ छुपा हुआ है। ये दो कंडीशन ही हमें चेक करने हैं। तो किसी बच्चे ने अगर गलती से भी इसे मार्क किया है कि भाई ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है 0 पे, तो सही बोला है, बट इसका ऑप्शन आपने रॉन्ग क्लिक कर दिया। वाई? जब हम बात करते हैं मॉड एक्स की, तो भाई ग्राफ ये होता है, सबको पता है, शार्प एज है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट 0 था वह फंक्शन वाज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल था, बिल्कुल करेक्ट था। बट हमें चेक करना है ओपन इंटरवल 0 to 1, इसका मतलब 0 पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड ओवर हियर। और 0 को छोड़ के तो बाकी कोई भी पॉइंट आप ले लो इस 0 से 1 के बीच में, ये तो डिफरेंशिएबल ही है भाई, स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंशिएबल है, राइट। सो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन आप क्लिक नहीं करते। ठीक है, समझ में आई बात? चलो ठीक है। अब x इंटू मॉड एक्स की बात करते हैं। आपको पता है कि मैं जब यहाँ पे वैल्यू लिखूंगी कि अगर मुझे x इंटू मॉड एक्स लिखना है, दैट मीन्स अगर इसको ओपन करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको? मॉड एक्स की वैल्यू पता है कि x होती है जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। मॉड एक्स की वैल्यू -x होती है जब ये x लेस देन 0 होता है। दैट मीन्स कुल मिला के हमें रिजल्ट में एक पॉलिनोमियल ही मिल रहा है, और वो डिफरेंशिएबल भी होता है और साथ ही साथ अपना कंटिन्यूस भी होता है, राइट। तो इसका भी चक्कर खत्म हो गया। अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करूँ, x नॉट इक्वल टू 0 में ये फंक्शन है और x इक्वल टू 0 में 1 है, तो अगर कंटिन्यूटी चेक करो 0 पे तो हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ? 1 के लिए तो कोई सीन ही नहीं है ना, क्योंकि 1 में तो ये कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम थी, डन। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि इसकी जो कंटिन्यूटी है क्या 0 पे है बरकरार, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसे ही करोगे तो sin x बाई एक्स इज नथिंग बट 1, तो दिख ही रहा है ना कि 1 1 इक्वल हो गया, तो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल तो ये है ही, डन। तो इसमें कोई लोचा नहीं है। अब आते हैं इसमें, यहाँ 1/2 रख के देखो, जैसे ही 1/2 रखोगे तो 1/2 माइनस 1/2 इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू 0 आ गई 1/2 लेस देन पे। 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ जैसे ही रखोगे तो फिर से ये 0, दैट मीन्स 1/2 पे भी कोई टेंशन नहीं है। बट क्या ये डिफरेंशिएबल है इस पर्टिकुलर ओपन इंटरवल 0 से 1 में? देखते हैं। तो a को हम चेक करते हैं कि f' x की वैल्यू कितनी आएगी। दो तरीके हैं ना, एक तो LSD RSD करके देखते हैं। तो उसके लिए एक तो सिंपल तरीका है, अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इजीली तो उसको तुरंत से डिफरेंशिएट करो। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या मिलेगा? -1। कब? जबकि x लेस देन 1/2 है। और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? 2 इंटू, देखो 2 इंटू पुट दिस होल थिंग और इंटू -1, दैट मीन्स मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ -2 इंटू 1/2 माइनस x, यही होगा ना, करेक्ट। चलो ठीक है, कब? जबकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। अब आप मुझे बताओ कि LHD अगर मैं चेक करूँ 1/2 पे तो क्या मिल रहा है? -1। RHD अगर मैं चेक कर रही हूँ 1/2 पे तो मुझे क्या मिल रहा है? देखो यहाँ जैसे ही 1/2 रखोगे दैट मीन्स 0, राइट। इसका मतलब क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ? एट 1/2। अगर 1/2 पे नहीं डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ओपन इंटरवल 0 से 1 में नॉट डिफरेंशिएबल मिला, और ये तो कंडीशन जो था वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाइंग फॉर द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सो ऑप्शन ए जो होगा वो होगा यहाँ करेक्ट ऑप्शन, ना कि ऑप्शन डी। डन, क्लियर है फंडा? तो इसलिए मैं हमेशा ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में बिल्कुल फोकस करने के लिए बोलती हूँ, ध्यान देने के लिए। एक छोटे से मिस्टेक से आपके पूरे मार्क्स जा सकते हैं और नेगेटिव मार्किंग में आ सकते हैं, राइट। सो दैट्स वाई। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 39। चलो इसको देखिए, और ये क्वेश्चन यहाँ पे काफी अच्छा सा क्वेश्चन लगा है। लेट f of x and g of x be differentiable। देखो दोनों के बारे में बोला जा रहा है, fx भी एंड gx भी क्या है? डिफरेंशिएबल है। जैसे ही डिफरेंशिएबल बोला गया ये श्योर हो जाओ कि कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है, ओके फाइन, फॉर 0 से 2 के बीच में, डन। अब यहाँ डिफरेंशिएबल बोला गया है, 0 2 को इंक्लूड किया गया है, ध्यान देना, ठीक है। सच दैट f of 0 की वैल्यू गिवन है, g of 0 की वैल्यू गिवन है, एंड साथ ही साथ f of 2 की वैल्यू गिवन है, बहुत कुछ दे दिया गया है। लेट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल 0 से 2 के बीच में, क्लोज इंटरवल है। ध्यान देना, जब भी डिफरेंशिएबल बोला गया है क्लोज में तो ये c भी जो है वो क्लोज इंटरवल में बोला गया है। तो यहाँ से ये आप कोरिलेट करने की कोशिश करो कि ध्यान में हमें ये रखना है कि अगर हम क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएट बोल रहे हैं तो c क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा। अगर हम ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं तो c जो है वो ओपन इंटरवल में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे कोरिलेट करना, डन। सच दैट f' c की जो वैल्यू है 3 × g' c है,
then the value of g of 2 must be what? आपको बेसिकली g of 2 की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या बोला गया है। fx जो है डिफरेंशिएबल बोल दिया गया है, इसका मतलब कंटिन्यूस है किसमें? फॉर और ऑन दिस इंटरवल 0 से 2 के बीच में। और साथ ही साथ बोला गया है fx जो है वो डिफरेंशिएबल है किसमें? ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरवल 0 से 2 के बीच में। क्लोज में है दैट मीन्स ऑफ कोर्स ओपन में भी होगा, है ना, उसी का सबसेट है तो हम आसानी से बोल सकते हैं। और सेम फंडा हमारे साथ gx के लिए भी एप्लीकेबल है, दैट मीन्स ये कंटिन्यूस है किसमें? 0 से 2 में। और साथ ही साथ gx जो है वो डिफरेंशिएबल भी है 0 से 2 में। दैट मीन्स दोनों के लिए अगर मैं बोलूँ कि अपना लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। LMVT मस्ट बी अप्लाइड, दैट मीन्स दैट कैन बी अप्लाइड, है ना। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को हम आसानी से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं दोनों के लिए। डन, ये कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे इस कंडीशन में। तो जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे LMVT तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए? कोई भी एक C पॉइंट जो है जो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से 2 में, सच दैट कैसा होना चाहिए? एफ डैश सी की वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस परफेक्ट एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं जो सी है जो बिलोंग कर रहा है 0 से 2 के बीच में, कैसा होना चाहिए? सच दैट एफ जी डैश, ये जी की बात की है तो जी डैश सी मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? नथिंग बट जी ऑफ बी। एंड जी ऑफ बी यहाँ क्या है? 2 है, तो चलो 2 लिख देते हैं माइनस जी ऑफ 0 डिवाइड बाय 2 माइनस 0। तो यहाँ पे भी चलो इसको चेंज किया जाए, तो मैं इस b और a की वैल्यू यहाँ करती हूँ चेंज। तो ये हो गया 2 माइनस एफ ऑफ 0 और ये भी हो गया अपना 2 माइनस 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फाइन, तो हमने अगर ये काम कर लिया है इसको अच्छे से लिख देते हैं 2 माइनस 0। अब क्या बात बोली गई है? एफ डैश सी इज इक्वल टू 3 इंटू जी डैश सी। सो सिंस वी हैव हियर इट इज गिवन, क्या गिवन है? एफ डैश सी की वैल्यू जो है इट इज गिवन एज 3 इंटू जी डैश सी। तो बेसिकली अगर मैं पूछूं कि एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी की वैल्यू कितनी है तो आप क्या बोलोगे? 3। इसका मतलब एफ डैश सी में अगर मैं जी डैश सी को डिवाइड करूं तो 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? देखो जरा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 8, है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 8 माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 2, तो मैं लिख सकती हूँ ना 8 माइनस 2 डिवाइड बाई जी ऑफ 2 की वैल्यू नहीं पता है, वो तो हमें निकालनी है। सो जी ऑफ 2 एंड माइनस यहाँ पे जी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी गिवन है? 1, राइट, एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 3। कैन आई राइट दिस? लिख सकती हूँ, राइट। चलो, सो फ्रॉम हियर बेसिकली इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? 8 माइनस 2 6 होता है, 3 टाइम्स 2 हो जाएगा, दैट मीन्स जी ऑफ 2 माइनस 1 इज नथिंग बट 2। एंड फ्रॉम हियर जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 + 1 एंड दैट इज 3। सो दिस इज 3 आंसर। तुम्हारे पास क्या ऑप्शन में आया? 3 देख लो कहाँ है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन, क्लियर है? था ना, बहुत ही इजी। सिंपल तरीके से समझना था कि कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स कंटिन्यूस भी है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के दोनों ही कंडीशन अपने सेटिस्फाई हो रहे हैं और जो सी होना चाहिए वो एग्जिस्ट करना चाहिए उस पर्टिकुलर इंटरवल में, और ऑलरेडी इंटरवल में यहाँ कर रहा है फिट, यहाँ जस्टिफाई हो रहा है। तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं? इस कंडीशन को लिख सकते हैं दैट एफ डैश सी की वैल्यू ऐसी होगी, और वहाँ से आसानी से इसकी वैल्यू निकल गई। डन। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि होगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और ये देखो असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, और ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है आपको खुद समझना होगा, ना ही ये रॉल्स थ्योरम का है ना ही लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का है। तो कहाँ से है या आप मुझे बताओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट एफ इज फ्रॉम आर टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, कंटिन्यूअस बोल दिया गया है और डिफाइंड कुछ इस तरह से है ना। ओके, स्टेटमेंट 1 बोला जा रहा है एफ ऑफ सी की वैल्यू 1/3 होगी फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1/2 इंटू √2 होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आपको यहाँ ऑप्शंस गिवन है, असर्शन रीजन में पता ही है। पहला ऑप्शन होता है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो स्टेटमेंट 1 का। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है? ऑप्शन बी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था अपना स्टेटमेंट 2।
डन। तीसरा क्या होता है कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट 2 फॉल्स है, और चौथा क्या होता है स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है बट पहला फॉल्स है, वही बोला गया है ना। तो ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि असर्शन एंड रीजन में इस तरह के अपने पास ऑप्शन होते हैं, बट फिर भी एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना ऑप्शन में, हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर ट्विस्ट कर दिया गया हो वर्ड्स को। डन। अब ये जो बात बोली गई है f of c equals to 1/3 for some c belongs to r, क्या ये पॉसिबल है? चेक करो जरा यहाँ पे c, क्या कुछ ऐसा होगा किसी भी r में कोई भी वैल्यू ऐसी जिसके लिए ऐसा कुछ हो सकता है? तो अगर मैं यहाँ पे f of x को अच्छे से थोड़ा और लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। देखो 2 यहाँ पे e to the power -x है, दैट मीन्स 2 बाई e to the power x कर सकती हूँ। तो 2 to the power e to the power x जो है वो इधर चला गया और यहाँ पे e to the power 2x + 2 हो गया, लिख सकती हूँ ना। चलो मैंने ये यहाँ पे अभी के लिए लिख लिया है और ये दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कंटिन्यूस है, डन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ से 1/3 जो बोला गया है, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/3 लिखूँ तो बेसिकली है क्या, अब जब ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ऐसे लॉजिकली चेक करके देखा करो। सबसे पहले x की वैल्यू 0, तो अगर मैं 0 रखूँ यहाँ पे, दैट मीन्स अगर f ऑफ 0 की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ तो क्या दिख रहा है, e to the power 0 दैट इज 1, यहाँ पे भी ये हो गया 1 + 2 एंड दिस इज बेसिकली नथिंग बट 1/3। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई है, 0, और ये तो बिलोंग करता है r में, दैट मीन्स ये तो श्योर हो गया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है ना। तो अभी हमने ये यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, ठीक है। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। तो स्टेटमेंट 2 के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी इस क्वेश्चन को। यहाँ देखो ये जो है स्टेटमेंट 2, इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो जैसे इस तरह की चीजें दिखे >0, ये तो समझ में आ गया कि इस फंक्शन में कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, बिकॉज 0 होने के लिए 1/∞ होना पड़ेगा, राइट, है ना। तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। e to the power x हमेशा यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि हमें इस तरह से लेनी पड़ेगी वैल्यू की >0 आ जाए, डन, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि दिख रहा हो ना, कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं दिख रही है जिसपे हमें यहाँ पे वैल्यू, अगर यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से मिल रहा है, दैट मीन्स 0 नहीं मिल रही है वैल्यू, राइट। इसको 0 करने के लिए 1/∞ करना होगा जो हम ले नहीं सकते, करेक्ट। सो दैट्स वाई यहाँ पे >0 है, ये तो सही है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हमेशा >0 ही होता है, आपको पता है ये, राइट। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू जो हाईएस्ट बोली गई है वो ये बोली गई है, कैसे बोली जा सकती है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं 2 यहाँ पे नंबर्स ले लूँ, दैट लेट 2 नंबर्स आर, यहाँ पे क्या क्या है, e to the power x एंड दूसरा क्या है 2 into the power -x। अगर मैं इस 2 नंबर को अलग से अज्यूम कर लूँ तो आपको अच्छे से पता है, देन वी नो दैट am is greater than equals to gm or not, yes, do you remember that? अर्थमेटिक मीन जो होता है वो greater than equals to होता है ज्योमेट्रिक मीन के, है ना। तो अगर इन 2 नंबर को मैं ले रही हूँ तो इन दोनों का am क्या होगा, e to the power x + 2 into the power -x डिवाइड बाई 2 होगा, करेक्ट होगा ना। देखो प्लस में आ गया एंड दैट विल बी नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 into the power x into 2 into the power -x, डायरेक्ट होगा, करेक्ट, हम लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्टली। तो दिस विल बी कैंसल्ड बिकॉज e to the power -x है तो 1/, होता है। सो देयरफॉर इट इम्प्लाइज व्हाट कि e to the power x + 2 into e to the power -x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 2, हो या नहीं, हो गया। आसानी से हम बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल सही है, हमें चाहिए था 1/2√2। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो आप मुझे बताओ रेसिप्रोकल लेते ही हम क्या बोलते हैं, दैट ये हो जाएगा e to the power x + 2 into e to the power -x और ये इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, दैट मीन्स लेस देन इक्वल्स टू 1/, ये भी लेंगे रेसिप्रोकल में तो 2√2, और यही तो यहाँ पे गिवन था, देख सकते हो ना, गिवन था या नहीं। तो सबसे पहली बात कि हम आसानी से बोल सकते हैं कि f(x) जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये तो हमें पता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आसानी से बोल सकते हैं। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से कि f(x) की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 तो है और लेस देन इक्वल्स टू 1/2√2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टेटमेंट 2 भी है वो भी बिल्कुल ट्रू है। तो हमने क्या कंक्लूड किया, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। अब हमें चेक करना होगा क्या जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? चलो चेक करें और इससे आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक था कहाँ से। तो पहला टॉपिक जो आज पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और देखो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का मतलब क्या है? आप देखो अगर कि एफ ऑफ सी की वैल्यू जो आई है वो कितनी है? 1/3, राइट। यहाँ पे आपको क्या दिखा था? एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है। और हमारे पास एफ ऑफ सी की वैल्यू आई है 1/3 और ये जो 1/3 है ये बिलोंग किसको कर रही है? एफ ए से लेके एफ बी तक, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू यहीं तक जा रही है इसकी। दैट मीन्स ये बिलोंग कर रही है 0 से लेके 1/2√2 के बीच में, राइट। तो अगर ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल है, दैट्स वाई देखो ग्रेटर देन वाला यहाँ प्रूव हो जाएगा। तो अगर इसके बराबर की वैल्यू है, मैक्सिमम इतनी है, ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में हमारी 1/3, सॉरी नॉट दिस 1/2, दिस इज 1/3। सो 1/3 जो है इसके बीच में लाई कर रही है। सो दिस 1/3 बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल में 1/3 एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सी पॉइंट होगा वो उस पर्टिकुलर इंटरवल में होगा। दैट मीन्स सी मस्ट बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल है यहाँ पे? आर, है ना। इट इज कंटिन्यूअस इन व्हाट इंटरवल? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये आर में ही कहीं ना कहीं वैल्यू होगी। तो आया ना ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन था इसके लिए। फॉर सम सी इट मस्ट एग्जिस्ट, राइट। सो दैट्स वाई पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहले स्टेटमेंट का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। गॉट इट? तो इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, राइट। तो चलो इधर भी मार्क कर देते हैं। सो दिस इज योर ऑप्शन ए एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। डन? क्लियर? अंडरस्टूड द फंडा अबाउट दिस। तो यहाँ पे थी अपनी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सारी कहानी, और इसके साथ ही अपनी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की यहाँ पे पूरी कहानी होती है फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी टॉपिक समझाए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से समझ में आए हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो ऑलरेडी नो दिस इज लेनोवा, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कि आने वाला है MPQ लाइव। वहाँ मैं आपके सारे लाइव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और आपके डाउट्स भी लूंगी, राइट। और उसके बाद ही हम देखेंगे सारे PYQs, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे PYQ में, सब लेके आने वाली हूँ।